नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुंडली के अंदर किसी भी भाव के शुभ फल कैसे प्राप्त करें। अब हमारे जो कुंडली के 12 हाउसेस हैं, ये हमारी पूरी लाइफ को, हमारे जितने रिलेटिव्स हैं, किस तरह का हमारा जीवन रहने वाला है, किस तरह की बीमारी हमें फेस करने को मिलेंगी, छोटी छोटी बीमारियां परेशान करेंगी या लंबी बीमारी, आय कितनी रहेगी, पैसा जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, संतान होगी या नहीं होगी, या संतान लायक निकलेगी या नहीं निकलेगी, मकान, वाहन सुख, सब चीजें अलग अलग हाउसेस से देखी जाती हैं। अब कई बार हम लोग सिंपली रेमेडी किस प्रकार से करते हैं कि हमारे कौन से प्लैनेट खराब हैं, या कुंडली जो चेक करने की कोशिश करते हैं कि हमारा शुक्र खराब है या बृहस्पति खराब है या मंगल खराब है, ये प्रॉब्लम का कारण क्या है, तो रेमेडी पूछते हैं या देखते हैं। मगर आपको अगर 100% सही रिजल्ट लेने हैं तो हमेशा आपको दो चीजों को ध्यान रखना होगा। एक होता है कुंडली के अंदर हाउसेस। अब ये जो हाउसेस हैं और साथ ही प्लैनेट, जो हमारे 9 प्लैनेट है, यानी कि 12 हाउस और 9 प्लैनेट। अब 12 हाउस के अंदर जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे किसी व्यक्ति को संतान के बारे में जानना हो कि संतान उसके होगी नहीं होगी, लायक होगी नालायक निकलेगी, इन सब चीजों को देखना हो तो यहाँ पर आपको पता है कि हमारा जो 5th हाउस है कुंडली का, इससे हम संतान के बारे में विचार करते हैं। अब ये तो हाउस हो गया जो संतान के बारे में इंडिकेशन देगा कि संतान के रिजल्ट क्या आएंगे। हालांकि 5th हाउस से और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसकी भी बात करेंगे। तो अभी आप संतान के बारे में 5th हाउस प्लस प्लैनेट किसकी बात करेंगे, केतु। तो जैसे कि आपको पिछले सभी वीडियोस में बताया, इतना तो आप भी समझदार सभी हो चुके होंगे कि केतु जो है हमारी संतान का कारक है। इसके अलावा बहुत सारे और फैक्टर केतु के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो स्पेशली जब संतान की बात करेंगे तो 5th हाउस और केतु की बात की जाती है। 5th हाउस और केतु। अब 5th हाउस के अगर रिजल्ट आपको चाहिए अच्छे, या औलाद के लिए आपको कोई समस्या आ रही है, तो आपको दोनों चीजों को ठीक करना पड़ेगा, 5th हाउस को भी और कुंडली में केतु जहां भी प्लेस्ड है उसको भी। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारी कुंडली के किसी भी हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि आपकी जो मेजर इश्यू है। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति बीमार है या लगातार बीमार रहता है, तो उसके लिए हमें कौन कौन से चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। केवल ये नहीं है कि बीमारी अगर आपका लीवर की है तो इस प्लांट्स की रेमेडी कर दी, उसके साथ आपको दूसरी अदर चीजों को भी फोकस करना पड़ेगा। कुछ रेमेडीज आपको तत्काल करनी होती है, कुछ रेमेडीज आपको लॉन्ग लाइफ, यानी कि कुछ चीजों को पालन आपको हमेशा के लिए करना होता है अच्छे परिणाम पाने के लिए। जैसे कि आपको इमीडिएट अगर या जल्दी जल्दी बुखार हो जाता है तो डॉक्टर क्या कहेगा, ठीक है आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको मेडिसिन दे दी, आपने खा लिया, आराम आ गया, आप 2-3 दिन में ठीक हो गए। मगर वो जल्दी जल्दी बुखार ना आए, दैट मीन्स कि इम्यूनिटी पावर आपकी जो है वीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि कोई ना कोई होम्योपैथी या आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज करेंगे, कोई ना कोई देसी जो नुस्खे होते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया जा सके ग्रेजुअली। वो एकदम नहीं बढ़ेगी एक ही दिन में। तो इसी तरह हमने रेमेडी के कॉन्सेप्ट को समझना है। जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो डेफिनेटली आपको चीजों में चेंज आता 101% दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग अपना पेशेंस लेवल जो है वो खो देते हैं। थोड़ा सी परेशानी आई, जल्दी परेशान हो गए, क्या होगा कैसे होगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, चीजों को समझिए, क्योंकि समय बलवान है, समय की एक कमजोरी है कि वो रुकता नहीं है। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आज समय अगर खराब है तो कल अच्छा भी होगा। मगर कब अच्छा होगा उसकी बात हमने वर्षफल के टॉपिक में करी थी, क्योंकि वर्षफल जो है वो हर साल बताता है कि आप अपने वर्षफल को, अगर वर्षफल का टॉपिक कराया था उसके अकॉर्डिंग आप आने वाले 20 साल के वर्षफल को इजिली 10 मिनट में चेक कर लेंगे कि आपका ये साल कैसा है, अगला साल कैसा है, उससे नेक्स्ट ईयर कैसा है। एनालाइज कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी प्लानिंग कर सकते हैं। तो वो सारी बातें हमने वहां पे करी थी। अब यहाँ पर जैसे हमारी कुंडली का ये लगन है 1st हाउस, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस है। कुंडली के अंदर अगर लगन कमजोर है, कई बार हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उसकी डिग्री देखते हैं, लगन कितनी डिग्री का है, लगन की मजबूती क्या है, सिंहासन, लगन क्या है सिंहासन, उस सिंहासन गद्दी कितनी मजबूत है,
और उस पे बैठने वाला जो भी राजा होगा वो कितना स्ट्रांग है। दोनों चीजें, अब सिंहासनी मजबूत, राजा भी मजबूत, निश्चित तौर पर राज्य अच्छा चलेगा, अच्छे से मैनेज कर पाएगा। तो लगन जो है वो आपका कुंडली का राजा है। लग्नेश अगर कुंडली में वीक है तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू डेफिनेटली देगा, शरीर को कमजोर बनाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अब यहाँ केवल हाउस की बात हो रही है, यहाँ अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो उसके रिजल्ट, और प्लैनेट कौन सा बैठा है, वो किस स्थिति में है, उन सारी बातों को। मगर कोई भी प्लैनेट यहाँ बैठा हो या ना बैठा हो, आपने अगर अपने लगन को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको ये देखना होगा कि इसका नेचुरल कारक कौन है और नेचुरल मालिक कौन है, और इंस्टेंट इसका ऑनर कौन है। इंस्टेंट मीन्स कि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से बाय डिफॉल्ट हर एक के लिए लगन के अंदर मेष राशि आएगी। चाहे आप सभी जितने भी लोग हैं दुनिया में, सभी के लिए आप काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग मेष राशि आएगी। बट जब हम अपनी कुंडली निकालेंगे इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो वहां पर यहाँ पर कोई ना कोई दूसरा नंबर लिखा होगा। वो जो नंबर लिखा होगा वो आपका इंस्टेंट लगन कहलाएगा। यानी कि सपोज कीजिए, लेट फॉर एग्जांपल, यहाँ पर 8 नंबर लिखा है, 9 नंबर लिखा है। 8 नंबर मीन्स स्कॉर्पियो राशि। तो स्कॉर्पियो राशि के जो ऑनर हैं वो कौन है, मार्स। तो यहाँ पर अगर 9 नंबर लिखा है तो धनु राशि, धनु राशि के ऑनर कौन है, जुपिटर। तो इंस्टेंट इसका जो उस वक्त ऑनर कहलाएगा, वो जो यहाँ पर राशि लिखी है वो कहलाएगा। तो आपने ध्यान से ये समझना है कि अगर हमें अपने लगन को मजबूत करना है, लगन है क्या, लगन है हमारी पर्सनैलिटी, लगन सब कुछ है। लगन ऐसे समझ लीजिए कि जैसे जब डिपार्टमेंट बढ़ते हैं, आपका कैबिनेट में जब डिपार्टमेंट बढ़ते हैं, जैसे कि संसद के अंदर आपको पता है कि डिपार्टमेंट की लिस्ट निकलती है कि इसको ये विभाग दिया गया, इसको विभाग दिया गया। जब चुनाव होते हैं तो सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट जो है वो आपका प्रधानमंत्री जी के पास होते हैं। इसी तरह लग्नेश की स्थिति कुंडली के अंदर रहती है। तो लगन के अंदर कोई भी राशि हो, उसका स्वामी कहीं भी बैठा हो, उसके आपको देखना होगा वो शुभ स्थिति में अशुभ स्थिति में है। अब आपका कोई भी स्वामी हो, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि आपका बृहस्पति है या कुछ भी है, तो आप जुपिटर को देखिए कि जुपिटर आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है। उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल प्लेलिस्ट में है। वहां पर हमने बहुत क्लियरली बताया है कि आपका प्लैनेट कुंडली के किसी भी हाउस में बैठकर शुभ और अशुभ दोनों परिणाम दे सकता है। तो आपने ये नहीं देखना है कि वो उच्च का है नीच का है, क्योंकि ये कंफ्यूजन हमेशा रहेगा। लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मेरा बृहस्पति उच्च का था, आज तक रिजल्ट नहीं मिले, मेरा शुक्र उच्च का था, आज तक रिजल्ट नहीं मिले, मेरी तो बहुत परेशानियां चल रही हैं। क्यों चल रही है फिर? तो आपको समझना है कि वो जहां बैठा है वहां पर वो किस पोजीशन में है। उच्च का दिखाई दे रहा है, मगर क्या वो उच्च का नीच है भी या नहीं। तो वहां पर हमने जो पिछली वीडियोस बनाई हैं कुंडली के अंदर 9 प्लैनेट्स को लेकर, उनके अलग अलग प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग शुभ और अशुभ दोनों चीजों पे बात करी है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका प्लैनेट का कुंडली में जहां भी प्लेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने ये देखना है सिंपल कि इसके लिए प्रिकॉशन क्या बताई गई है। रेमेडी पे ध्यान नहीं देना है, प्रिकॉशन क्या बताई गई है, उस प्रिकॉशन को तो लॉन्ग लाइफ फॉलो करना है। और वो प्लैनेट सपोज कीजिए जुपिटर आपका 9th हाउस में, तो 9th हाउस के लिए प्रिकॉशन क्या बताइए, उसका पालन हमेशा करना है ताकि जुपिटर अच्छा रिजल्ट दे हमेशा। अब 9th हाउस का जुपिटर अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, खराब है, पीड़ित है, क्योंकि 9th हाउस में बहुत ज्यादा शुभ परिणाम देता है, मगर फिर भी वहां पे हमने अशुभ स्थिति की बात करी थी। अगर अशुभ भी है, खराब भी है, तो वो वर्ष फल में आपका उस साल का जो वर्ष फल है, उस वर्ष फल में जाकर कहाँ प्लेसमेंट उसका है और उसके अकॉर्डिंग क्या रेमेडी होगी, उसको आपको फॉलो करना है। इस कॉन्सेप्ट को जिस किसी ने भी समझ लिया, मैं गारंटी देता हूं कि आप नॉर्मली 50-60 साल की एज में जहां खड़े होते हैं उससे 100 कदम आगे अपने जीवन में खड़े हो सकते हैं। 90% लोग नहीं जानते कि ज्योतिष का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। गलत रेमेडी करते हैं, रेमेडी का तरीका नहीं पता होता है, फिर बाद में कहते हैं कि कुछ नहीं है, बेकार है। तो चीजों को थोड़ा सा जब तक प्रॉपर समझेंगे तभी काम होगा। अब लगन आपका मेन है। अगर लगन खाली, दैट मीन्स कि अगर लगन में कोई हाउस प्लैनेट नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपकी किस्मत जो है कहीं ना कहीं कमजोर अवश्य है बाय बर्थ। जीवन में किस्मत मीन्स
लगन खाली तो किस्मत साथ न लाई, इसके लिए कोटेशन लिखी गई है, लगन खाली तो किस्मत साथ न लाई, यानी कि लगन खाली है तो जातक को जीवन में संघर्ष का सामना निश्चित तौर पर करना पड़ेगा। ये बात अलग है कि संघर्ष करके वो जीवन में अलग कोई मुकाम हासिल कर ले, वो प्लैनेट्स की अलग पोजीशन पर डिपेंड करता है। मगर लगन के अंदर अगर कोई प्लैनेट है और शुभ स्थिति में, तो डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है। अगर कोई अच्छा प्लैनेट है जो जैसे कि मंगल है, बृहस्पति है, आपका मरकरी है, शुक्र भी है, तो वो डिपेंड करता है कि अगर अच्छी पोजीशन में कोई भी प्लैनेट है तो निश्चित तौर पर जातक भाग्यशाली होता है और जीवन में काफी अच्छा मुकाम हासिल करता है। सेकंड हाउस की बात करते हैं तो सेकंड हाउस हमारा क्या है? हमारी फैमिली, हमारी ससुराल, हमारी वाणी, हमारा बैंक बैलेंस, मेनली ये 3-4 चीजें। वैसे तो बहुत सारी चीजें अभी पीछे आगे हम ना अलग अलग हाउसेस के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि जो लगन की बात करेंगे तो लगन से हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो आज तक आपको पता भी नहीं होगा और आपने कभी किसी से सुना भी नहीं होगा, 1-8% की बात नहीं करता हूं, मोस्टली 99.9% की बात कर रहा हूं कि आप वर्षफल के अकॉर्डिंग किस साल आपका कौन सा रिलेटिव के हेल्थ इश्यू आएंगे, ये उसको बेनिफिट होगा या वो कहीं जाएगा या कहीं की यात्रा होगी, इतनी ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर पाएंगे। इसके बारे में थोड़ा सा ये नेक्स्ट लेवल की बात है, तो उसको हम बाद में करेंगे, मगर करेंगे जरूर। और उसके लिए जब मैं बताऊंगा आपको तो इतना क्लियरली बता दूंगा, आपको एक चार्ट दे देंगे और इतना इजीएस्ट वे में आप 2 मिनट के अंदर चार्ट रखेंगे सामने। एक चार्ट ये रहा, एक चार्ट ये रहा वर्षफल का। अच्छा, ये आपका मून मेरा नेक्स्ट ईयर इस हाउस में आएगा, इस हाउस के अंदर मून इस रिलेटिव को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर अगर ये अच्छी पोजीशन में नहीं है तो किस तरह की प्रॉब्लम देगा? प्रॉब्लम आएगी किसे? आपको नहीं आएगी, वो आपके उस रिलेटिव को आएगी, वो मौसी हो, साली हो या और कोई भी हो, तो डिपेंड करता है हर प्लैनेट के अकॉर्डिंग अलग अलग। तो यहाँ पर ये सब बातें बात की हैं। तो अभी सेकंड हाउस, अब जब किसी की बात करते हैं कि पैसा नहीं जुड़ता है, दैट मीन्स कि सेकंड हाउस में कहीं की प्रॉब्लम है। अब खाली पैसा नहीं जुड़ता होगा, उसके फैमिली में भी कुछ ना कुछ इश्यू चलते होंगे, फैमिली के अंदर भी किसी न किसी प्रकार का कलह का वातावरण रहता होगा। तो यहाँ पर सेकंड हाउस को भी आपने देखना है। और सेकंड हाउस को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है? सबसे पहले लगन के अंदर हम भूल गए कि लगन को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। इन लोगों को अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में एक मिट्टी का बंदर जिसका मुंह लाल हो या पूरा बंदर लाल हो और उसके हाथ दोनों घुटनों पर रखे हुए हों, ऊपर उठे हुए ना हो, हमेशा रखना चाहिए। लगन को मजबूती मिलेगी, चाहे कोई भी प्लैनेट बैठा हो, क्यों बैठा हो, अब इसका लॉजिक बता देते हैं। लॉजिक क्या है समझिए। थोड़ा जल्दी जल्दी बात इसलिए की जा रही है ताकि वीडियो लंबी ना हो और शॉर्ट में थोड़ा सा ज्यादा बात हो जाए, वरना इसी बात को करने में 1 घंटा लगा देते हैं लोग। मैं 1 घंटे की बात को 20 मिनट में करने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर जो मिट्टी का बंदर है वो बेसिकली क्या है? बंदर, मंकी इज सन। लाल 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 क्या हो गया? मंगल। अब यहाँ पर मिट्टी का बंदर, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ उच्च की राशि 1 नंबर की राशि, इसमें उच्च की क्या होते हैं? सन, सूर्य। सन इज द किंग ऑफ द ऑल प्लैनेट। तो किंग कुंडली के अंदर राजा को कैसे मजबूत करना है, वो कहीं भी हो, यहाँ कोई भी प्लैनेट बैठा हो, आपको ये लाल मिट्टी का बंदर घर में अवश्य रखना चाहिए ईस्ट डायरेक्शन में। इससे आपके लगन को मजबूती मिलेगी। दूसरा, अगर हम बात करते हैं सेकंड हाउस की, तो आपका धन, परिवार, वाणी, इन सब चीजों का है। तो क्या करना चाहिए? इन लोगों को गाय को बृहस्पतिवार के दिन या शुक्रवार के दिन आलू उबालते हुए आलू में 1 चम्मच हल्दी डाल दें और उबले हुए आलू गाय को खिलाना काफी ज्यादा लाभ देता है। दूसरा, इनको इस घर को मजबूती देने के लिए, क्योंकि इस घर के कारक कौन है? बृहस्पति देव और ऑनर है शुक्र देव। तो इससे क्या होगा? दोनों को मजबूती मिलेगी, तो अच्छी रेमेडी है। तो इससे आप देखेंगे कि धन की जो बचत है वो भी आपका ठीक होने स्टार्ट होगी और आपके फाइनेंशियल इशू भी ठीक होने स्टार्ट होंगे।
थर्ड हाउस है हमारा मरकरी, मिथुन राशि है, और मंगल। अब थर्ड हाउस से क्या देखा जाता है? हमारे भाई बहनों के साथ संबंध। थर्ड हाउस खराब है तो बहनों की कहीं ना कहीं स्थिति खराब देखने को मिल जाती है। साहस का भी है, तो यहाँ पर साहस यानी कि हम मेहनत करके कितना जीवन में तरक्की करेंगे, ये सब थर्ड हाउस से देखा जाता है। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मंगल इसके कारक है और बुध इसके ऑनर हैं। तो इनके लिए सिंपल रेमेडी, पक्षियों को आप रोजाना हरी मूंग खिलाएं या पक्षियों को कुछ मीठा डालें, इनमें से कोई भी काम करें तो आपके थर्ड हाउस को मजबूती मिलेगी। फोर्थ हाउस की बात करते हैं। फोर्थ हाउस है हमारे सुखों की प्राप्ति, हमारे वाहन का, प्रॉपर्टी का, ये सारी चीजें फोर्थ हाउस से देखी जाती हैं। सुख सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है। तो यहाँ पर ये आपका हेल्थ का हो गया, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है, कुंडली के 4 भाव केंद्र कहलाते हैं, 1, 4, 7, 10। तो ये आप सभी को पता है। केंद्र क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि व्यक्ति का हेल्थ अगर है अच्छी है तभी वो सुखों की प्राप्ति करेगा। तो यहाँ पर फोर्थ हाउस जो है इसका ऑनर कौन है? मून। और मून जो है वो हमारे मन की शांति भी है, हमारे वाहन का कारक भी है। क्यों है? पुराने समय में वाहन के तौर पर घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। मून जो है, जब एस्ट्रोलॉजी बनी तो मून का जो कारक है वो व्हाइट घोड़ा है। तो यहाँ पर आज के समय में वाहन के तौर पर हम लोग व्हीकल यूज करते हैं। तो मून जो है आपका व्हीकल भी है, मून आपकी लिक्विड कैश भी है, मून आपके मन की शांति, मून मदर भी है। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने अपने इस हाउस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है? अपनी मदर की सेवा करनी है। अब कई बार बहुत सारे लोग ये कहते हैं, अरे सर मेरी मदर तो बहुत बेकार है, गुस्से वाली है, ये है वो है। ठीक है। सेवा इसी को कहते हैं कि जब अपोजिट डायरेक्शन में जाके आप कुछ करके दिखाएं। संघर्ष उसी को कहते हैं कि जब जीवन के अंदर विपरीत परिस्थितियों के अंदर आप कुछ अचीव करके दिखाएं। अब आप ये चाहते हैं कि आपकी जो माँ है और जैसा आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग चले, जैसा आप कह रही हैं वैसा करें, तो ठीक है, वो फिर सेवा भाव नहीं हुआ। वो तो जब प्लैनेट आपके खराब होंगे तो उससे संबंधित चीज़ों से परेशानी देंगे, मगर आपने प्लैनेट के अपोजिट चलना है। उस बात को समझना है कि अगर मदर के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं या मदर दुखी हैं, परेशान हैं, हेल्थ अच्छी नहीं है, तो रीज़न आपका मून कहीं ना कहीं खराब रिजल्ट दे रहा है। तो आपने उसके अपोजिट जाके उनकी सेवा करनी है। जो आपके आसपास जो भी कोई बुजुर्ग महिलाएं हैं उनका डेली आशीर्वाद लेना है, सुबह दोपहर शाम जब भी मौका मिले। ये करके देखिए, आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। फिफ्थ हाउस की बात करते हैं। फिफ्थ हाउस संतान का। अब संतान भाव की जब बात करते हैं तो यहाँ पर इसके जो ऑनर हैं वो कौन है? सूर्य देव। अब सूर्य देव कुंडली के अंदर स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको बताया कि लाल मुंह के बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। ये आप परमानेंट करते हैं, आपका संतान भाव स्ट्रॉन्ग होगा। माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं, बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होगा। इन दोनों को जब आप ठीक रखेंगे तो केतु जो औलाद का कारक है, कुंडली में कहीं भी हो, कितना भी खराब क्यों ना हो, अब वो खराब रिजल्ट नहीं देगा और संतान के योग भी बनाएगा, संतान को लायक भी बनाएगा। सिक्स्थ हाउस की बात करते हैं। सिक्स्थ हाउस से देखी जाती है हमारे रोग, ऋण, शत्रु बहुत ज्यादा जीवन में परेशान करते हैं। कॉन्स्पिरेसी आपके वर्किंग प्लेस पे देखने को मिलती है। साथ ही आपको ये भी देखने को मिलता है कि हेल्थ इश्यू जो लगे रहते हैं। तो बीमारी, अब बीमारी जो है वो आपका सिक्स्थ हाउस से, छोटी बीमारी, बार बार बीमार हो जाना, जो लंबी बीमारी है वो एट्थ हाउस से। तो सिक्स्थ हाउस, हम लोन लेंगे, लोन जीवन में हमें परेशान करेगा नहीं करेगा, यानी कि रोग, ऋण, शत्रु, ये सारा का सारा सिक्स्थ हाउस से आता है। सिक्स्थ हाउस के जो मालिक हैं नेचुरल, अब यहाँ पर नेचुरल की बात हो रही है, नेचुरल को ठीक कर लेंगे तो अननेचुरल ज्यादा खराब रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि जो कालपुरुष कुंडली है उसके हिसाब से आपने चीजों को बैलेंस करके रखना है। तो यहाँ पर इसके ऑनर क्या है? 6 नंबर की राशि है, मरकरी है और केतु कारक है। तो करना क्या चाहिए? डॉग्स की सेवा, स्ट्रीट डॉग, उनको आप कुछ ना कुछ फूड देते रहें, जीवन में नियम बना लें। इसके अलावा फिटकरी के पाउडर से दांत साफ करते रहें।
यानी कि रात को सोते समय चुटकी भर फिटकरी का पाउडर लें, उससे दांतों को साफ करके सोएं। तो यहाँ पर आपका ये 6th हाउस बैलेंस रहेगा। 7th हाउस की बात करते हैं तो 7th हाउस के जो ऑनर हैं वो शुक्र हैं और कारक मरकरी। बहुत सिंपल रेमेडी, बहुत सिंपल रेमेडी। 7th हाउस सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर मैरिड लाइफ को लेकर और पैसे को लेकर ये दो सबसे बड़े इशू रहते हैं। मैरिड लाइफ अगर किसी की हेल्दी हो तो मेरा मानना ये है कि बाकी प्रॉब्लम जो है वो इजीली मैनेज हो जाती है, मगर मैरिड लाइफ अगर खराब हो तो बाकी समस्याएं जस्ट 10 गुना दिखाई देती हैं। इसकी सिंपल रेमेडी है, गौ माता की सेवा करनी स्टार्ट कर दीजिए। जीवन में एक नियम बना लीजिए, चाहे तो महीने में 1 दिन या हफ्ते में 1 दिन, जैसे सुविधा हो। रेमेडी को लेके प्रेशर नहीं लेना है, सारा भाव का खेल है। जितना मन में भाव होगा, ईश्वर तो भाव को देखता है। तो आपने करना क्या है, आप जैसे भी कहीं भी रहते हैं उसके अकॉर्डिंग देखना है कि कहीं ना कहीं गौशाला मिल जाएगी, गौशाला चले जाइए, वहां आपका उनके खाने पीने का सामान दान कीजिए, उनको हरा चारा खिलाइए, 2 मिनट उनके पास खड़े होकर उनको प्यार कीजिए। ये कभी खराब रिजल्ट नहीं देगा, कभी। एक बार करना स्टार्ट कर दीजिए। 8th हाउस की बात करते हैं। 8th हाउस लंबी बीमारी का, अचानक दुर्घटना, चोट वगैरह ये चीजें से देखी जाती हैं। 8th हाउस काफी ज्यादा खराब हाउस है क्योंकि जीवन में 3 ही हाउस परेशान करते हैं, 6, 8 और 12, ये सबसे ज्यादा दुखी करते हैं। 8th हाउस को कैसे मैनेज करें, इसके जो ऑनर हैं वो मंगल हैं और कारक शनि, मंगल भी कारक हैं, तो दोनों कारक भी हैं और ऑनर सैटर्न मंगल है। तो मंगल और शनि को कैसे मैनेज किया जाए, शनि को मैनेज करना बहुत इजी है, सिंपल सा है। आप कौवों को रोटी डालिए। इसके अलावा जो गरीब लोग हैं, लेबर क्लास लोग हैं, उनको कोई परेशान मत कीजिए, उनके हिस्से का पैसा मत कभी रखिए। और जितने भी गरीब बुजुर्ग जैसे सड़क पे भिखारी वगैरह बैठते हैं, ये सब सैटर्न की कैटेगरी में आते हैं, तो उनको आप कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देते रहें। सैटर्न कभी खराब रिजल्ट नहीं देगा। मतलब कुंडली में कहीं कितना भी खराब हो, तो अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं, आप ग्रेजुअली धीरे 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 ठीक कर रहे हैं, तो वो चीजें जो आपको ज्यादा खराब रिजल्ट देने वाली थी वो अपना समय आने पर उतना खराब रिजल्ट नहीं देंगी। क्योंकि उन चीजों को तो एग्जैक्टली समझने के लिए आपको अपने कुंडली पे जाना होगा, वर्षफल पे जाना होगा। मगर मेरा यहाँ पर आपको बताने का पर्पज ये है कि आपको ये देखना है कि जीवन में समस्या किस प्रकार की है। उसके लिए जो रेमेडी है वो अकॉर्डिंग टू वर्षफल तो कर ही सकते हैं, मगर कुछ चीजें आप परमानेंट फॉलो करते हैं तो ज्यादा कोई समस्या जीवन में परेशान ना करेगी और ना ही आपको कभी भी किसी प्रकार के कोई इश्यू आएंगे। 9th हाउस की बात करते हैं। 9th हाउस के जुपिटर, बृहस्पति, धर्म, पिता। 9th हाउस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पिता की सेवा करें, बुजुर्ग ब्राह्मण की सेवा करें। 9th हाउस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नास्तिक ना रहें, आस्तिक अवश्य रहें, यानी कि धर्म की पालना करें, हमारे बुजुर्गों के जो रीति रिवाज हैं उसका पालन करें। तो ये सब जब आप करेंगे तो आपका 9th हाउस जल्दी से खराब नहीं होगा। 9th हाउस सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारी किस्मत है। तो किस्मत आपकी हमेशा साथ देगी और आप करके देखिएगा कि जब आप इन सबके प्रति सेवा भाव लाएंगे, इन सब चीजों को फॉलो करेंगे, तो आपको सहज महसूस होगा, मन हल्का होगा और लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ समय बाद ही आपको ये चीजें महसूस होंगी कि जो आपके कार्य बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस में थे उनकी कहीं ना कहीं स्पीड अप हुए हैं। 10th हाउस की बात करते हैं तो 10th हाउस की वेरी सिंपल रेमेडी है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कैरियर को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपको क्या करना है, अपने भाइयों को हमेशा सपोर्ट करना है। दूसरा, आपने ब्लाइंड लोगों को महीने में 2 महीने में या किसी ब्लाइंड स्कूल में कुछ ना कुछ डोनेट करते रहना है। कैरियर में जल्दी से कोई समस्या नहीं आएगी। इसी प्रकार 11th हाउस को भी 10th हाउस की तरह ही मैनेज करना है, क्योंकि 11th हाउस क्या है, हमारी डिजायर, इच्छाओं की पूर्ति। तो हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई इच्छा अवश्य रहती है, उसी के लिए वो मेहनत करता है, उसी के लिए वो ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। क्योंकि एक व्यक्ति 50,000 कमा रहा है तो अपने परिवार का पालन तो कर रहा है,
मगर कुछ इच्छाएं मन में दबी होती हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए वो चाहता है कि मैं एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करूं, जिससे कि मैं उन इच्छाओं की पूर्ति कर सकूं। तो इस इच्छा पूर्ति के भाव को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए नेचुरल कारक सैटर्न है, मालिक सैटर्न है और कारक जुपिटर। तो इन दोनों प्लैनेट को कुंडली में स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी है। सैटर्न को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपको बता ही दिया है क्या करना है, और बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बता दिया क्या करना है। 12th हाउस की जब बात करते हैं, 12th हाउस है हमारे एक्सपेंस का, कि एक्सपेंस हमारे किस तरह के होंगे। किसी के बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो रहे हैं आपकी इच्छा के विरुद्ध, परेशान है एक्सपेंस से। एक होते हैं एक्सपेंस अपनी इच्छा से कर रहे हैं, उधर इनकम आ रही है, इधर खर्चा कर रहे हैं, खूब खर्चा कर रहे हैं, खूब पैसा आ रहा है, तो वो एक्सपेंस दोनों इसी से देखे जाते हैं। विदेश यात्रा का सुख भी इसी से देखा जाता है। हाउस की बात करी जा रही है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट शैया सुख। शैया सुख क्या होता है? क्योंकि संसार के अंदर ये सारा का सारा सृष्टि का जो निर्माण किया है, ये ईश्वर ने सृष्टि के निर्माण के लिए, उसके लिए मेल फीमेल ये सब बनाया, और एक विवाह का तरीका हमारे पूर्वजों ने बताया, जिससे कि सभी चीजें सिस्टमेटिक वे में चलती रहें। तो शैया सुख, तो बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं कि जिनको शैया का सुख तरीके से प्राप्त नहीं होता। अब ये बड़ा गहराई का विषय है, इस पे कभी अलग से बात करेंगे। तो नहीं होता, क्यों नहीं होता? उसके लिए आपको 12th हाउस को चेक करना पड़ेगा। 12th हाउस कहीं ना कहीं वीक है। 12th हाउस में शुक्र कुछ का होता है, राहु कारक है और जुपिटर मालिक है। तीनों को चेक करना पड़ेगा। मगर ये तय है कि जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी है, उसको हम 101% ठीक कर सकते हैं। बस सिर्फ आपको टाइम रहते चीजों को समझना है और धैर्य के साथ फॉलो करना है। जो चीजें हमारे जो 9 प्लैनेट हैं वो क्या मना कर रहे हैं, उनकी बात सुन लेनी है, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देना कि ये काम जीवन में नहीं करने, ये करने हैं, ये काम हमें लॉन्ग लाइफ करने हैं। सपोज किसी को बताया आपने कड़ा पहनना है, किसी को बताया अंगूठी पहननी है, किसी को बताया गले में चांदी की चेन पहननी है, या आपका छेद वाला तांबे का सिक्का पहनना है, या केसर का तिलक लगाना है, जो भी है। तो कुछ चीजें आपको लॉन्ग लाइफ फॉलो करनी होंगी और कुछ रेमेडी अकॉर्डिंग टू वर्चुअल करनी होगी। देन डेफिनेटली यू कैन फाइंड द बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट। तो आज आपने अपने हाउसेस को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है इसको समझना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।